बीजेपी गवर्नमेंट के संरक्षण में सारे काम हो रहे हैं। जब वो 5 बार कंप्लेंट देते हैं, कंप्लेंट पे एक्शन क्यों नहीं लिया जाता कि मुझे प्रताड़ित किया यार, मुझे परेशान किया, मुझे जाति से गाली रही है, मुझे दंडित किया यार, तो क्यों नहीं लेती एक्शन सरकार? आप आईपीएस अधिकारी को तो एक लॉबी जो है वो बख्श, लेकिन कहीं पर भी नहीं है। जहां दलित का इन मनुवादियों को पता चल जाता है या तो ये दलित है या ये माइनॉरिटी से है या अति पिछड़ा है या ओबीसी है, दलित समाज के लोग जो मैं कह रहा हूँ जो माल मलाई ला रहे हैं, अगर वो अपनी औलाद को और अपने बच्चों को लेके आ जाए ना, ये पार्लियामेंट है, पूरी कनाट प्लेस पूरे का पूरा एरिया भर जाए, इन और मजदूरों की तो जरूरत ही नहीं है। उसका जो दलित जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनके ऊपर जूता फिकवाया जा रहा है, एक आईपीएस को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ये पूरा एक सिस्टमेटिक कार्यक्रम चल रहा है। 130 एमपी विधायक क्या कर रहे हैं? वो भी आ जाते हैं, अरे 10 आ जाते हैं, 20 आ जाते हैं, 30 आ जाते हैं। देश और दुनिया में ये पहला एक वाक्य होगा कि एक डीजीपी रैंक का अधिकारी जो है ना, उनको उनका शोषण करता था, उनको जो है ना जहां उसकी प्रमोशन होनी थी उसको प्रमोशन नहीं होना था, जहां उसकी ड्यूटी जहां लगनी चाहिए थी वहां ड्यूटी नहीं देना। तो इनको ये इनका देखने का नजरिया, इनके ऊपर टीका टिप्पणी करने का और इनको डिमोशन करने का, मतलब अगर वो अपनी मेहनत से, ताकत से, योग्यता से आगे बढ़ रहा है तो उसको रोकने का प्रयास करते हैं। तो वही। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। हरियाणा में जिस प्रकार से आईपीएस ऑफिसर आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाता है, सनसनी मच चुकी है। सीधे तौर पर हरियाणा सरकार घेरे में है कि कब तक ये जातीय आतंकवाद चलता रहेगा। बाकायदा जो है नोटिस भी लिखा उन्होंने और बताया कि कितने बड़े बड़े अधिकारी शामिल थे, उन्हें उन पर जातिवादी टिप्पणी भी की जाती थी। नाम है आईपीएस ऑफिसर का पूरन सिंह। उनकी वाइफ अब पूरे मसले को लेकर तमाम सवाल खड़े कर रही है, लेकिन ये चेहरे देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हरियाणा के लोग भी मौजूद हैं। तो सीधे तौर पर हरियाणा के ही रहने वाले थे पूरन सिंह, तो उनसे बातचीत करना चाहेंगे। कैसे देख रहे हैं, एक आईपीएस तक सुरक्षित नहीं है, जाति पीछा नहीं छोड़ती। ये जाति आतंकवाद जो है ये लंबे समय से शेड्यूल कास्ट के लोग हों, चाहे ओबीसी के लोग हों, चाहे अति पिछड़े हों, चाहे माइनॉरिटी के हों, चाहे और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हों, ये लगातार झेलते आ रहे हैं। अति तो जब हो जाती है जब गांव देहात के अंदर कोई सामाजिक बहिष्कार होता है, गांव से निकाल देते हैं, या पंचायत करके जब कोई दंड देता है, या उनकी किसी कॉमन लैंड पे या उनके अपने घर पे कब्जा कर लेते हैं, तो बड़ा एक होता है कि चलो जी दबंग लोग थे, तालिबानी हिसाब किताब के थे तो कर लिया, सदियों से होता आ रहा था, लोग सहन करते थे। लेकिन अब तो इतना अति हो गया है कि एक आईपीएस रैंक अधिकारी को और लगातार एक बार नहीं, 2 बार नहीं है, 2020 से लेकर के और 25 तक टॉर्चर करना और उसके ऊपर झूठी एफआईआर भी दर्ज होना। और अभी एक भिवानी के अंदर एक केस हुआ था, उस केस में भी उनका भूमिका आई। उन्होंने कहा कि एक अधिकारी को हटाया, उनको वहां लेकर के आए और जांच अधिकारी बनाया, मनीषा के है शायद उसका नाम, मनीषा। तो पूरे का पूरा उसमें ये घटना रही कि भाई आप आईपीएस अधिकारी को तो एक लॉबी जो है वो बख्श, लेकिन कहीं पर भी नहीं है। जहां दलित का इन मनुवादियों को पता चल जाता है या तो ये दलित है या ये माइनॉरिटी से है या अति पिछड़ा है या ओबीसी है, तो इनको ये इनका देखने का नजरिया, इनके ऊपर टीका टिप्पणी करने का और इनको डिमोशन करने का, मतलब अगर वो अपनी मेहनत से, ताकत से, योग्यता से आगे बढ़ रहा है तो उसको रोकने का प्रयास करते हैं। तो वही इनके साथ पूरन जी के साथ हुआ है। लेकिन कहा जा रहा है ये तो आत्महत्या की गई है ना, इस पर क्या सवाल? आत्महत्या, देखिए आत्महत्या आदमी कब करता है? जब उसके सारे रास्ते ब्लॉक हो जाए। और इतना पढ़ा लिखा आदमी खेत का मजदूर थोड़ा ही था वो, कि एक जमींदार की बदौलत जो ना वो किया है। एक पूरे का पूरा जो लॉबी थी आईपीएस की और डीजीपी तक है, मतलब है देश और दुनिया में ये पहला एक वाक्य होगा कि एक डीजीपी रैंक का अधिकारी जो है ना, उनको उनका शोषण करता था, उनको जो है ना जहां उसकी प्रमोशन होनी थी उसको प्रमोशन नहीं होना था, जहां उसकी ड्यूटी जहां लगनी चाहिए थी वहां ड्यूटी नहीं देना, पिताजी के ऊपर जो है ना बीमार होने के ऊपर उसको वहां नहीं जाने देना। तो ये जो नीच हरकतें थी ये बहुत ज्यादा हद तक आ गई थी। और ऐसा नहीं है कि कोई वो आर्थिक रूप से या मानसिक रूप से या शैक्षणिक रूप से कहीं कमजोर हो, लेकिन जाति पीछा नहीं छोड़ती, बहुत मजबूत था। इस बात से अब इनकार नहीं, जाति जो सीजीआई तक पहुंच जाइए, जो है वो तो अब चरम सीमा पे आ गए। और हम तो पहले भी इनको कह रहे थे, जो देखिए बाबा साहब के पद पे, बाबा साहब के नाम से और बाबा साहब के और ताकत से जो उनका नाम पे
राक्षसी मणि लेते हैं, उनके नाम से जमीन लेते हैं, उनके नाम से बड़े बड़े फंक्शन करते हैं, सरकारों के अंदर उनके नुमाइंदगी है, विधानसभा में, लोकसभा में, पार्लियामेंट में, सरपंची में, ब्लॉक समिति में, चेयरमैनी में। वो लोग कहाँ मर गए? दुख इस बात का है। अगर वो लोग, इतने लोग हैं सीजीआई के ऊपर, आईपीएस अधिकारी के ऊपर है, अरे आज भी कौन बोल रहा है? वो लोग बोल रहे हैं जो लगातार रोड के ऊपर आम जनता के लिए बोल रहे हैं, या पॉलिटिकल पार्टियों के लोग आए हैं कुछ। लेकिन दर्द जिसको होना चाहिए, माल जो मलाई जो खा रहे हैं, उनको आज भी शर्म नहीं आ रही है। आज भी वो मुंह ढक करके ने आराम से चैन से इस बात के लिए बैठे हैं कि हमारा तो नंबर आया ही नहीं। अच्छा बताइए, नवजोत सिंह सैनी बकायदा जो है उनकी पत्नी के साथ, पूरन सिंह की पत्नी के साथ मीटिंग करने तो जा रहे हैं, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं ले रहे, क्या हो गया? देखिए, एक्शन है, पहली बात तो एफआईआर दर्ज नहीं होती। हम ये नहीं कह सकते एक्शन नहीं हुआ, एक्शन हुआ है, एफआईआर दर्ज हुई है। लेकिन वो मुख्यमंत्री है और मुख्यमंत्री के ऊपर उसका आका बैठा है, और उस आका के ऊपर एक आका और बैठा है, मोहन भागवत। तो ये पूरी जो लॉबी है, ये अपने को किसने लगाया था? ये कर्पूरी जो है डीजीपी है, ये लगाया किसने था? ये बात भी सोचने की बात। ये उन्होंने लगाया था जो पहले मुख्यमंत्री। तो ये सारे का सारा लॉबी जो है वो एक अलग तरीके से काम कर रही है, और ये कहीं ना कहीं सारे दलितों को दबाने का, पीटने का, मारने का काम लगातार हो रहा है। और आज भी मैं तो यही कहूंगा कि इतनी घटना के पीछे रोज नहीं है, 5 दिन हो गए। सुप्रीम कोर्ट में 11:30 बजे की, अगर दलित समाज के लोग, जो मैं कह रहा हूं, जो माल मलाई ला रहे हैं, अगर वो अपनी औलाद को और अपने बच्चों को लेके आ जाए ना, ये पार्लियामेंट है, पूरी एक कनाट प्लेस, पूरे का पूरा एरिया भर जाए। इन और मजदूरों की तो जरूरत ही नहीं है, इन किसानों की तो जरूरत ही नहीं है, इतनी बड़ी लॉबी। और वो 130 MP विधायक क्या कर रहे हैं? वो भी आ जाते, अरे 10 आ जाते, 20 आ जाते, 30 आ जाते। हमारे वो टैग नहीं लग रहा है कि हम रिजर्वेशन से जाए, हमारे वो टैग नहीं है। हम तो कहीं ना कहीं मेहनत करके और कहीं ना कहीं अपनी ताकत से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन बगैर ताकत भी आप जा रहे हो, सारी चीजें हैं, और उसके बावजूद आज इस घड़ी पे है। कल आप यूं मत सोचना जो आज आराम पे घर बैठे, भाई बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मैं कहना नहीं चाह रहा, ये घरों तक, अंदर तक हमला होने की साजिश होगी। जब पार्लियामेंट आपकी सुप्रीम कोर्ट नहीं बच रही तो क्या बच रहा? बताइए, जाहिर तौर पर जिस प्रकार से उन्होंने आत्महत्या की है, आप खुद हरियाणा से हैं, बताइए जातीय आतंकवाद पीछा कब छोड़ेगा, क्या लगता है? जाति आतंकवाद जब तक जातिवाद है तब तक ये रहेगा, और ये लोग नहीं चाहते कि भी ये खत्म हो, क्योंकि इनकी इससे दुकानदारी चलती है। बाबा साहब ने सपना देखा था कि मैं संविधान में सारी बराबरी का हक दे करके गए, और इन लोगों को उस अधिकार से इस समाज के लोग पढ़ लिख करके आए, सीजीआई तक बने, आईपीएस अधिकारी बने, डीएम बने, लेकिन इन लोगों को ये बात सहन नहीं होती। और जो अम्बेडकरवादी लोग हैं वो मानवतावादी लोग हैं। जो भी व्यवस्था है, चाहे वो भ्रष्टाचारी है चाहे और है, इसके विरुद्ध ये लड़ते हैं। जो आईपीएस जो हरियाणा में पूरन सिंह का जो हत्या हुई है, हत्या ही मान लो इसको आप, आत्महत्या नहीं मानते? हत्या इसलिए है क्योंकि आप जब मजबूर कर दोगे, रोहित वेमुला ने भी कहते हैं आत्महत्या, इसको मजबूर किया गया। इसी प्रकार 4 साल से, लगातार 4 साल से वो हरियाणा का जो सिस्टम है उसके विरुद्ध वो लड़ रहे थे, क्योंकि जहां भी उसका हक बनता था, चाहे वो प्रमोशन का था, चाहे उसको घर लेने का था, या और अपने पिताजी से मिलने का था, जहां भी उसको कभी भी ये अधिकार ही नहीं दिया। और उन्होंने मांग की, तो जब नहीं दिया तो वो कोर्ट में गए। 4 साल लगातार कोर्ट में लड़ रहे थे। और जो आदमी लगातार सिस्टम के विरुद्ध लड़ता है वो कभी भी भ्रष्टाचारी नहीं होता। इन्होंने क्या किया, उनको अभी हटाया, रोहतक से हटा करके सुनारिया जेल का लगा दिया। सुनारिया जेल का लगाते ही उसका ही एक सबॉर्डिनेट, यानी आप ये सोच करके देखो, एक जो इस रैंक का आदमी है, आईपीएस अधिकारी, क्या 2 लाख रुपए एक हवलदार के माध्यम से ले लेगा? कोई भी रिश्वत देता है, जो इनकी रिश्वत चलती है, एक चेन होती है। जो भी जितने भी कारोबारी है वो हफ्ते पुचाते हैं, ये सबने पता है। और वो सिर्फ फंसाने के लिए कि भाई इसने 2.5 लाख रुपए मांगे और वो एक आदमी को कपड़ा बांध करके ये पेश कर दिया कि भाई ये तो रिश्वत मांग रहा था। मतलब ये बात हजम होने वाली है क्या? एक आदमी जो सिस्टम के खिलाफ लड़ रहा है, पूरा डीजीपी के खिलाफ लड़ रहा है, जो आईएएस अधिकारियों के खिलाफ लड़ रहा है, 2.5 लाख की रिश्वत लेगा, जबकि
उसकी मिसेज जो है कि आईएएस अधिकारी है, वो उनको बताओ 2.5 लाख रुपए, मतलब एक छोटी सी सोचने वाली बात है। और फिर उनको इतना मजबूर कर दिया, जब कहीं पर भी सुनवाई नहीं हुई, आखिर में आदमी कहाँ जाता है? सबसे पहले अगर किसी भी प्रकार का कोई भी अत्याचार होता है, पहले आदमी पुलिस के पास जाता है, पुलिस के बाद जुडिशरी के पास जाता है। और जब जुडिशरी से भी न्याय नहीं मिलता, जब चारों तरफ से आदमी पूरा फंस जाता है, तो उसके जो सेंस है वो काम करने बंद कर देते हैं कि अब तेरे पास कोई नहीं है, अब तो इस जीवन लीला को खत्म कर दे। तो यही उन्होंने किया। आपको क्या लगता है किस पर कार्रवाई होनी चाहिए? उन्होंने लिखित में 8 पेज का उन्होंने सुसाइड नोट लिखा, सभी के नाम लिख रखे, पूरी डिटेल में लिख रखे, कब कब किस किस से जो है कि उन्होंने इसकी कंप्लेंट की है, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। 13-14 लोगों के नाम है। और अभी तक जब तक यानी कि उनका इरादा तो ये था कि FIR दर्ज ही ना हो। उनकी मिसेज ने, IAS अधिकारी, उन्होंने कहा कि मैं अंतिम संस्कार नहीं करूंगी, पहले पोस्टमार्टम होगा, पहले FIR दर्ज करो। जब उनको लगा कि भाई हाँ ये तो मामला बहुत दूर तक जाएगा, तब जाकर के FIR दर्ज की। आज FIR भी आप सोच करके देखना, आपने देखी हो तो FIR, उसमें FIR में किसी के भी नाम नहीं है। अब नाम ही नहीं है तो वो तो अननोन है। अरे जब वो नाम लिख करके गया है, अंतिम जब मरता हुआ आदमी है ना, मरता हुआ आदमी जो बयान दे करके जाता है वो सच मानने जाते हैं, उसको कोर्ट भी नहीं डिनाई कर सकता। लेकिन ये जानबूझ करके अब भी इसको 5-10 दिन जो है कि इधर उधर शोर होगा, फिर इसको दबा देंगे, क्योंकि सरकार चाहती नहीं कि वो ये चीजें हो। अभी जब IPS अधिकारी के साथ, क्योंकि वहां पर बीजेपी की डबल इंजन सरकार है, नायब सिंह सैनी मिलने आ रहे हैं, लग रहा है कुछ कार्रवाई होगी या नहीं? आप खुद हरियाणा से हैं। आप ये मान करके चलो कि डबल इंजन और इसकी सरकार की बातें नहीं है। आप ये देखो कि सरकार कहां से चल रही है। सरकार किससे चल रही है? सरकार चलती है नागपुर से, वहां से एजेंडा आता है, और उस एजेंडा को लागू करने के लिए इन्होंने नीचे से लेकर के ऊपर तक अपने आदमी बैठा रखे। और उस एजेंडे को लागू करने के लिए अभी जो नागपुर से फैसला आया, इनको 100 साल हो गए। 100 साल में जब आप इनका पूरा इतिहास पढ़ोगे, 100 साल में 1925 में इन्होंने इरादा किया था कि हम 100 साल के बाद हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अभी इनकी वो मंशा तो पूरी नहीं हुई, इनडायरेक्ट रूप में ये लागू कर रहे हैं। आप जब पढ़े लिखे लोग इस बात को समझते हैं, और जब उनके समझ में आएगा कि भाई हाँ, क्योंकि उनको ये समझ में आता है जितने भी देश संविधान से चलना चाहिए, सारी की सारी संस्थाएं, संवैधानिक जितनी भी संस्थाएं, उनकी बात नहीं मानते, ये अपने अनुसार काम करते। तो इन्होंने तो है कि हिंदू राष्ट्र घोषित कर ही रखा है और लागू कर रखा है। मनुवाद जो है कि इन्होंने पूर्ण रूप से लागू कर रखा है, मनुस्मृति लागू कर रखी है। आप देखो मनुस्मृति के आधार पर जो है कि इन्होंने हिंदू कोर्ट बना लिए। जूता कैसे मारा गया? आपको क्या लग रहा है, हिम्मत यहीं से आ रही है? ये आप ऐसे कैसे हो सकता है? अरे एक आदमी की हिम्मत, आज तक इतने साल हो गए, 1-2 बार जूता फेंका गया है उसमें सुप्रीम कोर्ट में, दोनों बार आप सोच करके देखना। एक बार फेंका जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मुस्लिम थे, और अब फेंका जब यानी कि दलित थे। ये चाहते हैं कि न तो मुस्लिम और न ही दलित कोई भी जो है, इनको ये भी पता है कि ये लोग संविधान के अनुसार काम करेंगे, इनको इस तरीके से दबाओ ताकि ये खुल करके और संवैधानिक तरीके से काम ना कर सके। और आप एक नीचे से देख लो, जब ऊपर के आदमी के साथ अत्याचार होता है, एक आम आदमी गांव के अंदर जो मजदूरी करने वाला आदमी है, वो तो अपना आप ही मर जाएगा, वो बोल ही नहीं पाएगा। सोचिए विचार तौर पर। कुल मिला के बात पता है, अभी आपने पीछे मुझे IPS जी की जो हत्या हुई है, सुसाइड किया उन्होंने, मैं कह रहा हूँ सुसाइड नहीं किया, ये मर्डर है। और इसके मर्डर का जिम्मेदार पता है कौन है? रिसेंटली गवर्नमेंट, बीजेपी। क्यों बीजेपी गवर्नमेंट के संरक्षण में सारे काम हो रहे हैं। जब वो 5 बार कंप्लेंट देते हैं, कंप्लेंट पे एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? कि मुझे प्रताड़ित किया यार, मुझे परेशान किया, मुझे जाति से गाली नहीं यार, मुझे दंडित किया यार, तो क्यों नहीं लेती एक्शन सरकार? संज्ञान में क्यों नहीं लेती? तो आखिर में आकर उनको क्या करना पड़ता? सुसाइड। तो मैं सुसाइड नहीं कहता, मैं इसको कहता हूँ मर्डर। और मर्डर के हत्यारे कौन है? बीजेपी सरकार के लोग, शासन में बैठे लोग, प्रशासन के लोग, और इसकी जिम्मेदार प्रशासन है। स्पेशली मैं क्लियर ही कह रहा हूँ। और इस बार अब हमें बहुजन समाज के लोगों को, और जितने भी हमारे 500,000 जो भी संगठन बड़े हैं, अम्बेडकरवादी लोग हैं, मूवमेंट चला रहे हैं, सबको एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। नहीं तो वरना ये तानाशाही सरकार ने गुलामी की बेड़ियां तैयार कर ली है। याद रखे, आपको दोबारा मनुस्मृति के आधार पर प्रताड़ित किया जाएगा, परेशान किया जाएगा, आपकी इवेंट वीडियो को इज्जत लूटी जाएगी, आपको दंडनीय किया जाएगा। कर रहा है आए दिन। तो सोचिए ना कि अगर CGI तक सुरक्षित नहीं है, IPS अधिकारी तक सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता तो बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है जी। देखिए अब आप देखिए, ये क्रम वाइज हो रहा है। जैसे इटावा में एक कथावाचक जो यादव है, उसको जो है पेशाब किया गया, सर मुंडवाया गया, सिर मुंडवा रहे हैं उसका ना। जो दलित जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनके ऊपर जूता फेंकवाया जा रहा है। एक IPS को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ये पूरा एक सिस्टमेटिक कार्यक्रम चल रहा है।
आरएसएस का, मनुवादियों का सिस्टमेटिक कार्यक्रम है। सरकार के माध्यम से, सरकार के नुमाइंदों के माध्यम से ये सारा मोदी, योगी, नायब सैनी, चाहे कोई भी है, ये सब जो है एक सिस्टम के मोहरा है, एक सिस्टम के जो है काम कर रहे हैं, मनुवाद सिस्टम के अनुसार लागू कर रहे हैं धीरे धीरे। और जो है काफी हद तक ये डराने का, धमकाने का, जो अभी मेरे भाई शमशेर राणा जी ने कहा कि जो इस तरह का जो काम है, या सीजीआई के ऊपर जूता फेंकने का मतलब है पूरे सिस्टम को जो है जूता मारना। ये पूरी जो है न्यायपालिका को भी हम कुछ नहीं समझते। तुम आईएएस बन जाओ, आईपीएस बन जाओ, चाहे जो है जज बन जाओ, चाहे सीजीआई बन जाओ, कुछ ही बन जाओ, हमारे लिए आप पहले दलित हो, हमारे लिए आप पहले जो है पिछड़े हो। अच्छा, पूरन सिंह ने जो आत्महत्या की है, जो सोची समझी साजिश के तहत किया गया है, हत्या करार देना इसे गलत नहीं होगा, क्या लगता है न्याय मिलेगा या नहीं? क्योंकि वो न्याय की उम्मीद में ही गए हैं खत लिख के। देखिए, अगर हम एकजुट रहे, अम्बेडकरवादी एकजुट रहे, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक एकजुट रहा तो न्याय अवश्य मिलेगा। अगर हम बिखर गए तो न्याय नहीं मिलेगा। अब हमें जो है ना सारा सिस्टम छोड़ करके, आज देश में केवल दो ही विचारधाराओं में लड़ाई है, मनुवादी विचारधारा में और अम्बेडकरवादी विचारधारा में। बस सिस्टम यही है। अम्बेडकरवाद जो है बढ़ रहा है, ये भाई बिल्कुल डे बाई डे हर रोज जो है हजारों की संख्या में अम्बेडकरवादियों की संख्या बढ़ रही है। और उससे घबराए हुए हैं जैसे जैसे लोगों का विजन खुलेगा, क्योंकि जो है जो इनका मनुवाद है वो लड़कियों को पढ़ने की आजादी नहीं देता, लड़कियों को संपत्ति रखने की आजादी नहीं देता, लड़कियों को चुनाव लड़ने की आजादी नहीं थी, कुछ नहीं था। ये सारा यदि आज लड़कियां, महिलाएं जो आज कुछ भी सहन पा रही हैं सिस्टम से, वो सारा अम्बेडकरवादी सिस्टम की वजह से पा रही है। तो वो ये काशीराम जी ने एक बात कही थी, अत्याचार पता किस पे होता है? किस पे होता है? जो गुलाम होते हैं, शासकों पर अत्याचार नहीं होता। अब देखो, बीजेपी सरकार के नेता किसी पे नेता की बहनबेटी के लिए होता है, क्यों नहीं होता? कि वो सत्ता में है। तो इसीलिए हमें अपनी पावर को समझना पड़ेगा, अम्बेडकरवादी मूवमेंट को लेकर आगे जाना पड़ेगा। और हमारा एक बार प्रधानमंत्री बना दो, फिर देखो इनकी मनुवादी का औकात है क्या। एक जूता तो छोड़ो, नहीं घर में घुस जाएंगे, और जहाँ से आए ना ये आर्य, यहाँ से आए थे, इनको वहीं भेज दिया जाएगा। आखिर में आप कुछ कहना चाहेंगे, वो क्या होगा? ये जो है यहाँ के जो इनके भेदभाव की जो नीति है, ये इनके यहाँ संस्कृति में है। संस्कृति में ये आर्य अनार्य का जो संघर्ष है, ये यहाँ की जड़ों में, संघ में है पूरा। संघ में नहीं, हाँ। ये इनके जड़ों में, धार्मिक ग्रंथों में भी तो है, जड़ों में है। मैं क्या कह रहा हूँ, ये इनकी जड़ों में है। ये संघर्ष जो है ये जड़ों में है। जो इसके इतिहास में आर्य अनार्य जो संघर्ष है, आर्य अनार्य संघर्ष जो है ये इतिहास से शुरू हो रहा है। तो इसीलिए इनकी मन की भावना ये जाति नहीं है, जड़ों में है ये, इस वजह से ये जाति भेदभाव खत्म नहीं हो रहा। आतंकवाद जो बढ़ता जा रहा है सीधे तौर पर, उस पर लोग आक्रोशित हैं, बातचीत कर रहे हैं। हरियाणा के मुख्य लोगों से हमने इसलिए बातचीत की क्योंकि ये घटना जहां से हुए हैं वो हरियाणा से ही थे। अब देखना होगा प्रशासनिक तौर पर क्या कुछ कार्यवाही की जाती है, लेकिन ये शर्मिंदा करने वाली घटना है और ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि आजादी के अमृत काल में किस प्रकार से आज भी जाति की वजह से लोगों को ऊंच नीच के बदौलत भेदभाव किया जा रहा है। आप लोग भी मुझे अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।